हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये डी एंड ए ब्लॉक का आज अपना तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबकी तरह मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, ये करो, वो करो, कमेंट करो। किसी का कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है इन सब में, इस फालतू मोहमाया के अंदर। अपन तो सीधा कहाँ पे आते हैं, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और कहाँ पे आते हैं? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कल हमने क्या क्या पढ़ा? याद है? कल हमने पढ़ा आयनन एंथैल्पी पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने धात्विक गुण पढ़े, मेटालिक प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद अपन ने ऑक्सीकरण अंक पढ़ा, ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कल हमने जाना, जिसका नाम अपन बचपन से सुनते आ रहे हो। बताओ कितना सिंपल था। इट इज़ सिंपल। अब आगे आपको बात समझ में, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के क्वेश्चन से। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है, जैसे कि आपको टॉपिक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल गया था कल कि अब कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। उत्प्रेरक गुण का नाम था देखा था डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण, जिसका नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हो, मेरे ख्याल से सुनते आ रहे हो ना बचपन से। ये क्या चीज़ थी? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या था, इसको भी आप समझो जरा। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ये संक्रमण तत्वों का महत्वपूर्ण गुण है। जहाँ आपने 10th में 9th में बहुत सारी रिएक्शन कराई हैं, हाइड्रोजनीकरण, अमोनिया बनाया है, 11th में बनाया अमोनिया। आपने सुना ऐसे आयरन, निकल, कैडमियम, ऐसे ऐसे मोलिब्डेनम, ऐसे देखे अपन ने रिएक्शन के ऊपर तीर का चिन्ह लगा के उनके ऊपर रखते थे। उनके ऊपर वो उत्प्रेरक ही तो है। जैसे आपने अभिक्रियाओं वाले चैप्टर में पढ़ा है कि उत्प्रेरक क्या है। वे पदार्थ, यानी कि वे तत्व, वे धातु जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो वो उत्प्रेरक ओनली और ओनली फॉर, चाहे उत्प्रेरक यौगिक हो चाहे उत्प्रेरक धातु हो, वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं वो? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब चाहे वो 3D श्रेणी हो, चाहे वो 4D हो, 5D हो, लेकिन होते कौन है? ऑलमोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट ही उत्प्रेरक की धातुओं का रोल निभाता है। यानी कि संक्रमण तत्वों का ये मुख्य गुणधर्म है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? ये जिम्मेदार होता है रिक्त डी कक्षक। कौन सा कक्षक? रिक्त डी कक्षक। फुल भरे हुए होते हैं ना, जैसे कि हमने जिंक या जिंक +2, कभी आपने संक्रमण देखा है? कभी किसी रिएक्शन के ऊपर जिंक को नहीं देखा। भले आपने कॉपर देखा होगा, निकल देखा होगा, आपने पैलेडियम देखा होगा, आपने प्लेटिनम देखा होगा, आयरन देखा होगा, मोलिब्डेनम देखा होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम देखा होगा, बट कभी जिंक नहीं देखा ना, क्योंकि वो संक्रमण तत्व नहीं है। ये बात अपन ने परसों पढ़ी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली बात आप यहाँ देखो, लाइनों में क्या लिख रहा है। ये इसका मुख्य गुणधर्म होता है। किसका मुख्य गुणधर्म होता है? ये डी ब्लॉक तत्वों का मुख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, पहली बात। और उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं, मिश्र धातुओं या यौगिक, क्या बोल रहा है? उत्प्रेरकों के रूप में जिन धातुओं, मिश्र धातुओं या यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, वो संक्रमण धातु ही होती हैं। कौन होती हैं? संक्रमण धातु ही होती हैं। इनके अलावा और कोई नहीं है दुनिया में उत्प्रेरक धातुओं का रोल निभाने वाला। और उत्प्रेरक सक्रियता के लिए उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार कौन है? इनके रिक्त, यानी कि रिक्त को अपन अपूर्ण कक्षक, और अपूर्ण का मतलब क्या समझे थे अपन? D1 से लेके D9 को हम अपूर्ण बोलते हैं। D1 से लेके D9 को अपन क्या बोलते हैं? अपूर्ण बोलते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगली लाइन क्या दिख रही है आपको? क्रियाकारी पदार्थ। देखो इनकी रिएक्शन समझो। रिएक्शन क्या है इनकी रिएक्शन समझो। देखो आप, क्रियाकारी पदार्थ क्या बोल रहा है ये? क्रियाकारी पदार्थ यानी कोई भी रिएक्शन होती है, क्रियाकारी पदार्थों के अणुओं के साथ संक्रमण तत्व अपने रिक्त कक्षकों का उपयोग करके मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बना देते हैं, जो उत्पादों में टूट जाता है और उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। क्या सिस्टम है? क्या इन लाइनों का क्या मतलब है? इन चंद लाइनों का क्या मतलब है? कहने का मतलब होता है, जैसे कि आपका निकल उत्प्रेरक धातु है,
है ना। ये वनस्पति तेल है, हमने इसको 11th क्लास में पढ़ रखा है। अनसैचुरेटेड है ना, इससे अपन संतृप्त बनाते हैं, घी बना देते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, और ये जो H2 गैस है, ये जो निकल है ना, निकल जैसे मान लो ये निकल की प्लेट है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ निकल का जो रिक्त कक्षक है वो H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इसके साथ कुछ बॉन्डिंग बनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा इसके साथ, और क्या करेगा ये जो पाई बॉन्ड है, इनके जो पाई बॉन्ड है, इनको ये धातु इसके माध्यम से ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। और आगे जाके देखो क्या मिल रहा है, यहाँ आपको जहाँ CH दिख रहे थे वहाँ CH2 हो गया, यानी पाई बॉन्ड टूट गया। ये काम कराया कौन, ये कराया। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट में आया, नहीं आया, प्रोडक्ट में आया नहीं आया। कुछ समय के लिए एक मध्यवर्ती था, सिर्फ और सिर्फ मध्यवर्ती था, ताकि रिएक्शन थोड़ी सी जल्दी हो जाए, रिएक्शन के वेग में परिवर्तन हो जाए, है ना। उत्प्रेरकों का यही रोल होता है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक तत्वों यानी कि संक्रमण तत्वों का ये मुख्य गुणधर्म होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इनके केस में। और इनके लिए अब आप ये बात तो रट लिए, चलो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, रिक्त डी कक्षक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ये क्रियाकारक यानी कि आपके जो रिएक्टेंट है उसके साथ कुछ समय के लिए मध्यवर्ती बनाते हैं, उसको मतलब एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, स्थान देते हैं उनको, और ये वापस से उसको उत्पाद में बदल देता है। ये अपने रास्ते है, उत्पाद अपने रास्ते, बस इसने यूं काम आता है, इसलिए इसको एक मध्यवर्ती ही बोला जाता है, इसको अपन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपकी साफ सुथरी रिएक्शन देखी हुई है, तो जल्दी से इस रिएक्शन को छाप दो। यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, निकल धातु कर रहा है। क्या बन गया है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन गया, डालडा बन गया है। क्या बन गया, डालडा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन इसी सिलसिले में। और रिएक्शन देखो, मैंने आपको बताई थी बचपन में, ये रिएक्शन याद करो, कौन सी रिएक्शन है ये, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण। और ये हम 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, अब वापस 12th में भी पढ़ रहे हैं, और इससे पिछले चैप्टर P ब्लॉक में भी हम पढ़ेंगे, न जाने इसको कहाँ कहाँ पढ़ेंगे अपन, आगे भी पढ़ेंगे, कॉलेजों में भी पढ़ेंगे। इसलिए ये देखो, ये आयरन, ये मोलिब्डेनम, यहाँ एक उत्प्रेरक वर्धक अलग चीज़ है, एक तो सिर्फ क्या उत्प्रेरक धातु, एक उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पे ये देखो, ये सब कौन होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे इस प्रकार में आपका, ऐसे ही आपका ये देखो एथीन है, पॉलीथीन बनाने के लिए काम आ रहा है। इसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, कौन है ये, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कौन है, संक्रमण तत्व है टाइटेनियम, ठीक है। और इधर देखो आप आपका NH3, ये देखो ये एक आपकी HNO3 बनाने की विधि है, ओस्टवाल्ड विधि। अपन इसको पढ़ेंगे अपन P ब्लॉक के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे समझो अमोनिया और ये ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा है, यहाँ NO गैस बना रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है। प्लेटिनम धातु काम आ रही है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कुल मिला के अपन वो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अपन ये समझाना चाहते थे कि आपके संक्रमण तत्व एक उत्प्रेरकीय धातु होते हैं, और वो जो रिएक्शन डेली लाइफ में अपन उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, जो आप 9th 10th क्लास से 11th क्लास से मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो रिएक्शन नहीं है। इसके केस में कोई भी रिएक्शन नहीं है, बस बात नई इतनी सी समझनी थी कि इनको उत्प्रेरक धातु क्यों कहते हैं, और उनके उत्प्रेरक के गुण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन उत्तरदायी होता है। नई बात सिर्फ यही पढ़ी है अपन इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब फिर से अपन एक नया टॉपिक लेते हैं इसके केस में, रंग, कलर। ये बहुत बड़ी बात है, कलर, दिस इज कलर। कलर का तो आपको पता है, कलर तो बहुत महान चीज़ होता है, ध्यान दो, कलर, रंग। अब ये जो अपन इन संक्रमण तत्वों के आयनों में जो कलर देखते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पहली बात तो देखो जिम्मेदार कौन है। जैसे मैं जिम्मेदार की आपको बात बता दूं, उससे पहले एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो कौन होता है। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी थी CFT के अंदर, याद है, CFT के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी आपने कि ये जो 5 डी कक्षक होते हैं वो कुछ लोअर एनर्जी और कुछ हाई एनर्जी यानी कि T2G और EG के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये कलर होता है ना, ये इसको अपन, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, DD ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको, DD ट्रांजिशन, है ना। यानी कि ये भी D है
T2G है, Eg भी डी है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, टाइटेनियम +3 के अंदर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, कुछ एनर्जी प्राप्त करके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ एनर्जी प्राप्त करके ये कहाँ चला जाता है आपका, इस Eg में चला जाता है। तो ये T2G से Eg में जाना, इसको बोला जाता है डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन। और इस वक्त कलर चेंज होता है। और ऐसा कौन करता है, ऐसा ओनली वही करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही आयन कलर शो करेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और कलर कैसे शो करते हैं, रीज़न क्या है इनका, डी ट्रांजिशन। और ये डी ट्रांजिशन क्या था, मैंने आपको बताया कि डी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ एक जो आयन हैं उनके कलर कैसे होते हैं उनकी भी ट्रिक बताएंगे। और अपने को तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कुछ आयन दिए होंगे, फिर पूछेंगे ये रंगहीन है या रंगीन है, यानी कि कलरफुल है या कलरलेस है। अब देखो कलरलेस कौन होगा, जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे या फिर होंगे ही नहीं, खाली होगा। कलर कौन देगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन देंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली बात है। इसलिए अब ये स्टेटमेंट पढ़ो आप कलर के केस में, इसको उतारो, ये लाइनें उतारो पहले तो, कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वे रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, जिंक +2, कॉपर +2। इन दोनों आयनों में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर 3D10 पूरा भरा हुआ है, इसलिए एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे बात समझ में, स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4 के अंदर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कॉपर +1 और जिंक +2 में 3D10 है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, ठीक है। और देखो इसलिए ये रंगीन है। लेकिन अपन कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, अब आपके सामने ऐसे ला रहे हैं, देखो उनकी क्या कंडीशन है। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे रंगीन होते हैं, वो कलर देते हैं, कलर शो करेंगे। अब इतनी सी क्वेश्चन बनता है हमारे केस में, ठीक है। जैसे टाइटेनियम का बैंगनी रंग है, कॉपर का आपका नीला रंग है, वेनेडियम का आपका हरा रंग है, ठीक है। क्रोमियम का भी आपका हरा रंग होता है, ठीक है। Fe+2 का आपका हरा रंग होता है, लेकिन Fe+3 का हरा नहीं होता। Fe+3 का एक तो FeCl3 होता है, उसके केस में थोड़ा येलो कलर सा देता है। बाकी इसके Fe+3 के ब्राउन कलर होते हैं। Fe+3 के कैसे कलर होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं। और मैंने आपको ये बताया रीज़न, क्योंकि इनमें आंशिक भरे कक्षक डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डी उपकोष में T2G से Eg, अभी आपको बताया T2G से Eg कैसे जाते हैं, T2G से Eg, इसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। दृश्य प्रकाश क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषण कर संभव होता है। जैसे मैंने कहा था, यहाँ से ऊर्जा लेंगे और ये ऊर्जा से इसके अंदर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, यही आपका डी ट्रांजिशन होता है। अब देखो कुछ एक मेरे पास ट्रिक है, ज़्यादा नहीं है, मैं जितनी होते हैं उतनी फेंकता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं फेंकता हूँ, आपको पता है। देखो कुछ मैं इन 4-5 एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब वैसे धीरे धीरे याद हो ही जाते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कलर अपन किस ट्रिक से याद करें। एक तो जैसे कि अपना वेनेडियम है, ये एक अपना क्रोमियम Cr+3 है, क्रोमियम है, और एक Fe+2 है, ठीक है। और उसके अलावा एक आपका कॉपर है, कॉपर +2, ये भी संक्रमण है। और एक आपका है Mn+2, ऐसे आपका Fe+3 भी कलर देता है। अब देखो इनके केस में क्या है, ये दोनों आपके हरे कलर देते हैं, हरा, इन दोनों का, क्रोमियम का, Fe+2 का, और वेनेडियम भी +3 भी हरा कलर देता है। कॉपर जो है आपका नीला कलर देता है, कौन सा कलर देता है, नीला देता है। Mn जो है आपका कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, गुलाबी देता है, कौन सा देता है, गुलाबी, पिंक देता है। ये क्या देता है आपका, ये ब्राउन कलर देता है। और FeCl3 के केस में ये थोड़ा येलो कलर भी दे देता है। तो ये कौन सा कलर देता है, भूरा कलर देता है, कौन सा देता है, भूरा। अब मैं कुछ एक इन 4-5 की मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि इसको ट्रिक से कैसे याद कर लिया जाए। ये देखो, ग्रीन करेला फंसा ब्लू
कप में, ब्लू कप में पिंकी मनाएगी, पिंकी मनाएगी। अब ये इतने से मैं बता सकता हूँ इन चार का। ग्रीन यानी कलर है, करेला का मतलब यहाँ क्रोमियम से है, और फसा का मतलब है आयरन से है, Fe+2 से है, ठीक है। और ब्लू यानी कि ब्लू कलर, कफ यानी है यहाँ पे Cu, कॉपर+2 से मतलब है, पिंकी यानी कि यहाँ पिंक कलर है, और मनाएगी यानी कि Mn+2 से मतलब है। तो ये 4-5 कलर इस ट्रिक से हम बचपन से याद करते आए थे, मैंने भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान दे, लिख लेना आप इसको एक बार अच्छे से। ग्रीन करेला फंसा, ब्लू कप में पिंकी मनाएगी। अभी क्या मनाएगी जाने भगवान, क्या मनाएगी, पिंकी विंकी अपन तो जानते भी नहीं पिंकी चिंकी को, ठीक है। बट ये 4 कलर अगर इस सीक्वेंस से याद हो जाते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आप देख लोगे प्रैक्टिकल वगैरह में तो ये कलर याद हो ही जाएंगे, ठीक है। कैसे क्या होते हैं ये सब बता दिया। अब आती है इनकी चुंबक के गुण, हेडिंग डालो चुंबक के गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबक के गुण, ठीक है। इसके लिए भी जो जिम्मेदार होता है, जैसे कि आपने CFT में पढ़ा था, कौन रिस्पॉन्सिबल है चुंबकीय गुण के लिए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी कि पदार्थों में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति का मूल कारण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति। अब सोचो सर कि इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति कौन सी आ गई? देखो, इलेक्ट्रॉन खुद ही 2 प्रकार की गति करता है, जैसे कि आपने बचपन से पढ़ रखा है। एक तो जैसे कि ये मान लो कोई भी नाभिक होता है, उसका ये आउटर सेल है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके वर्ताकार सर्कल में गति करता है, तो जिससे अपन इसको कक्षीय गति बोलते हैं। और एक बार क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन जो ना, इलेक्ट्रॉन खुद अपने अक्ष पे भी घूमता है, समझ रहे हो? एक तो स्पिन गति, चक्रण गति, और एक कक्षीय गति, 2 प्रकार की गति करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे सूर्य, ये चंद्रमा, धरती वर्ती का सिस्टम है ना, वैसे ही ये इस प्रकार से सिस्टम करता है। तो एक तो अपन क्या बोलते हैं इसको, कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, जिसमें क्या होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यूएल, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यूएल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है चक्रण गति, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक तो कक्षीय गति होती है और एक इलेक्ट्रॉन की खुद की गति होती है। ये इलेक्ट्रॉन की खुद की गति है, ये घूमता है, इसको अपन स्पिन मोशन बोलते हैं, चक्रण गति बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गति। और एक खुद इलेक्ट्रॉन कक्ष के यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे अपन कक्षीय गति बोलते हैं कि ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी कक्षा में गति कर रहा है, इसलिए कक्षीय गति। और ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी धुरी पे घूम रहा है, इसलिए इसको अपन चक्रण गति बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति मानते हैं, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हैं, इसको म्यू एस बोलते हैं, है ना, स्पिन। म्यू आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण की अपन मानते हैं, जो पहले भी अपन म्यू बराबर एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ भी आपको सामने दिख रहा है, देखते समझ गए होगे, ये तो हमारा पहले से ही देखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो ये बना कैसे था, म्यू बराबर एक तो म्यू एल कक्षीय गति और एक इसकी स्पिन गति, इन दोनों से मिलता है ये, इन दोनों से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ था जो आपने वहाँ पे CFT के अंदर देखा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ से पढ़ के जाते तो वहाँ ईजी हो जाता है, वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ ईजी हो गया। बात ही की है n बराबर वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें कोई डाउट? नो डाउट, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। देखो, यदि मैंने कि एग्जाम्पल लिया है मैंने कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो, यानी कि n का मान कितना हो, n का मान आपके पास 3 हो, तो क्या करोगे आप, ठीक है। जैसे म्यू बराबर n का मान 3 रखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 + 2 यानी कि 3 और 2 5, 5 से 15, 15 का जो म्यू आएगा वो कितना आएगा, 3.92, ठीक है। बोर मैग्नेटोस की इकाई आ गई। तो ऐसे आप किसी में भी, मैं वो ढेर सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वैसे भी दूंगा, टेस्टों में भी दूंगा। आपको कोई भी एग्जांपल मिलेगा तो आप उस एग्जांपल को देख के क्या करोगे, उस एग्जांपल को देख के आप उसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को काउंट करोगे, फिर इस फॉर्मूले में रखोगे। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है इनमें से चुंबकीय जो इनका गुण है, चुंबकीय गुण है किसका ज़्यादा होगा। अब देखो, आप जानते हो जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है
वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और उसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय गुण। क्या बोलते हैं उसको अपन? अनुचुंबकीय गुण। और एक होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसको? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ऐसी क्वालिटी होती है। तो अपन चुंबकीय गुण भी ऐसे ही पता करेंगे। 11th में बता रखा है वैसे आपको ये, कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एमओटी के अंदर पढ़े हैं आपने इस बात को, तो आप बात समझ गए। अब आपको पूछे कि किसकी चुंबकीय गुण ज़्यादा होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उसमें चुंबकीय गुण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, 2-3 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा चुंबकीय गुण किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब ये 3 प्रकार के गुण दे रखे हैं देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताया। प्रतिचुंबकीय के केस में आपके पास कैसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कॉपर +1 है ना, जिंक +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, Mn +7, ये सब प्रतिचुंबकीय हैं कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, वो सब प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय में कैसे गुण आते हैं, कैसे आते? टाइटेनियम +3, Mn +2, क्रोमियम +2, आयरन +3, आयरन +2, कॉपर +2, है ना। ऐसे करैक्टर जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस में आते हैं? अनुचुंबकत्व में। एक है लोहे चुंबकत्व, ये भी अनुचुंबकीय की तरह होता है, लेकिन इसमें एक स्थायी चुंबकीय गुण क्रिएट हो जाता है। ये सब पार्ट है फर्स्ट चैप्टर के, इनको फिर से फर्स्ट चैप्टर में इनको दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि ठोस हैं तो ठोस ही चुंबकीय मतलब मेटल होते हैं, इनमें ये भी प्रॉपर्टी होती है, तो ये गुण इनका भी है। तो ये अपने को वहाँ पर भी भरपूर मात्रा में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए हमने इनका जहाँ जितना था उतना अपन ने इसको मामले को यहाँ पे पढ़ रखा है। ठीक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी आयन और मेटल को देखकर आप बता दोगे कि ये कितना अनुचुंबकीय, कितना प्रतिचुंबकीय, कैसे इसके इलेक्ट्रॉन के मान निकालते हो। आई थिंक नो प्रॉब्लम आपको। अब अपना एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, अंतराकाशी यौगिक। ये शायद नाम आप पहली बार सुन रहे होगे, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। इंटरस्टाइल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक। शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो, फीलिंग्स पे जाओ आप एक बार। अंतराकाशी यौगिक, देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, हम पढ़ रहे हैं मेटल, और मेटल होते हैं सॉलिड, ठोस, और ठोसों की स्थिति कैसी होती है? ऐसे गोला 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 बनाते हैं ये, है ना, एक गोल एक ऐसे ऐसे, मतलब इस प्रकार से ये इस मतलब एक दूसरे में अरेंजमेंट होते हैं। ऐसा आपको मैंने बता रखा है शायद बचपन में। ठीक है, अरे मेरे बचपन का मतलब 11th ही होता है भाई, आप ये मत सोचा करो सर हमारे बचपन में आप कहाँ आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। ये तो सिर्फ एक सीट बनाते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तव में कैसा होता है। सपोज दैट इस प्रकार का एक क्रिस्टल जाल बनाते हैं सॉलिड, जो मेटल हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो बीच का स्थान है, यहाँ पे इन गोलों के बीच में स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा। इस स्थान को हम क्या कहते हैं? इस स्थान को ही हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इस स्थान को ही हम क्या कहेंगे? अंतराकाशी स्थान। ये जो गोलों के बीच में जो जगह बचती है वो क्या होता है? अंतराकाशी स्थान। अब ये अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना आप। पहली बात समझ गए कि अंतराकाशी स्थान क्या होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे धातु होते हैं, लेकिन इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके अंदर छोटे प्रकार के जैसे अभी आयरन के इनके आकार ये 4th सेल में चले गए, 4थे कोष में चले गए। लेकिन जो तुच्छ प्राणी है, मतलब छोटे से यौगिक हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, बोरोन, कार्बन, ऐसे छोटे प्रकार के प्राणी है ना, मतलब नॉर्मल है धातु छोटे वगैरह, जैसे इनके अंदर फंस सकते हैं, आ सकते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, इनके अंदर बोरोन है ना, नाइट्रोजन, इनके अंदर समा सकते हैं, आके फिट हो जाएं। जो जगह है उसके अंदर फिट हो गए। तो अब आप बताओ इसके अंदर बोरोन वगैरह ऐसे फिट हो जाएं। बोरोन, आपको पता है बोरोन के धातुओं के बोराइड्स के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं। कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आकार छोटा है धातु वगैरह के, तो उनका पता बोरोन का आप जानते हो। बोरोन के मामले में एस ब्लॉक पी ब्लॉक में फट रखा है बोरोन को। तो अगर आप सोचो एक बार, जैसे कोई मेटल का कोई सामान बना हुआ है, जैसे लोहे का या आपके कोई भी ऐसी चीज़ों का कोई एक पुर्जा बना हुआ है, मशीन का कोई भी है ना, इसका एक इंस्ट्रूमेंट बना है, कोई भी पार्ट बना है मशीन का, और हम अब इस प्रकार के अंतराकाशी यौगिकों का प्रयोग कर लें,
प्रयोग मतलब इस प्रकार से, तो पता है इनमें क्या होगा, इस प्रकार से बने यौगिकों का घनत्व ज़्यादा होता है, होगा, क्योंकि देखो इनकी साइज तो वही है, क्षेत्रफल वही है, लेकिन वजन बढ़ रहा है ना, क्योंकि इनकी जो स्पेस थी उसके अंदर भी और कोई तत्व आके उसका वजन तो बढ़ा रहे हैं, एटॉमिक डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ती है तो गलनांक का उतनांक भी बढ़ेगा, और गलनांक का उतनांक बढ़ते इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए तो करते हैं, यानी कि अब अगर इसके पुर्जे बनाए जाएंगे ना तो वो पहले की तुलना में ज़्यादा दक्ष होंगे। दक्ष का मतलब इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि वो जल्दी गर्म हो जाते, ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होंगे, इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। अंतराकाशी यौगिक जो बनेंगे उनके कलपुर्जे बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्वालिटी के बन जाएंगे, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मशीनें आपको पता है फैक्ट्रियों में दिन रात चलती हैं, तो उनकी जो मशीनों के जो पार्ट्स बने उनकी क्वालिटी होती है। ऐसे सिंपल तो आपका लोहा पिघल टपक जाएगा, है ना, लेकिन अगर इस प्रकार के कुछ मटेरियल है उसके अंदर तो उसकी क्वालिटी और भी बढ़ जाती है ना। ये फोकट का ज्ञान मैंने आपको दिया है, वैसे इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड करें प्यार से एक बार। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान अंतराकाशी स्थान कहलाता है। राइट, मैंने लिख रखा है, देखो सुंदर सुंदर राइटिंग में, इतनी सुंदर भी नहीं है बट लिख रखा है, समझ में आएगा। इन अंतराकाशी स्थानों में उचित यानी कि कम परमाणुीय त्रिज्या वाले, उचित का मतलब उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये गोल गोल परमाणु होते हैं, उचित आकार का मतलब जैसे कि यहाँ पे छोटा आकार है, जैसे हाइड्रोजन समा गया, किसी में बोरोन समा गया, ठीक है, तो उचित यानी कम परमाणु त्रिज्या वाले अधात्विक, कम परमाणु त्रिज्या वाले अधात्विक परमाणु प्रवेशित यानी कि उसके अंदर घुस जाते हैं, प्रवेशित होने पर बने यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। और संक्रमण तत्वों का एस ब्लॉक से कम और पी ब्लॉक से ज़्यादा आकार होता है, ये बात तो आप बचपन से जानते आए हो। संक्रमण तत्वों का एस ब्लॉक से कम और पी ब्लॉक से ज़्यादा आकार होता है क्योंकि इनके बीच में होते हैं। तो इन स्थानों में अधातु परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन आदि आसानी से समा जाते हैं। तो इसमें उच्च विद्युत चालकता, कठोरता, गलनांकता, घनत्व, ये सब प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और ये सब बढ़ेगी तो ये अच्छे से काम करेंगे, चौके दाम में बिकेंगे, सारा काम इनका होगा। तो आगे बात समझ में कि ये अंतराकाशी यौगिक क्या है, इनका क्या मतलब है, क्या अंतराकाशी यौगिक होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब अपन डी ब्लॉक के लास्ट पड़ाव में चलते हैं, डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक। अच्छा, अभी आप सोच रहे चैप्टर खत्म हो गया, अभी एफ ब्लॉक बाकी है, ठीक है। मिश्र धातुएं, अलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुओं के तो खूब सारे नाम सुने आपने, जिंक, कांसी, तांबा, पीतल, ये सब सुने हैं आपने। आपको मैं बता दूं, जितने भी अपने ये जो स्टील के जो पाइप बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है, या कोई भी जो भी आप जो बर्तन बने हुए हैं, ये किसी भी प्योर मेटल के नहीं होते हैं। प्योर तो आपका सोना चांदी भी प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो है। अब देखो संक्रमण तत्वों में क्यों मिश्र धातु बनाने का गुण होता है। जैसे अभी आपको पता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनके आकार में आप सोच रहे हो कोई ज़मीन आसमान का फर्क थोड़ी ना है, ये लगभग बराबर आकार के हैं। पहली बात ये दिमाग में डालना। और दूसरी बात, जैसे आपने 3D पढ़ लिया, फिर 4D पढ़ते हो, और 4D के बाद 5D श्रेणी पढ़ते हो, तो आपको एक बात पता चलती है कि ये 4D और 5D जो श्रेणी है वो तो आकार में लगभग बराबर सी ही है, ऐसा पढ़ते हैं। वो रीज़न आपको पता है, लेंथेनाइड संकुचन, यहाँ भी आएगा कल से लेंथेनाइड संकुचन, वापस से पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब एक बात दिमाग में वापस बैठानी है कि जो हम आकार में ये बोलते हैं ना, कभी आकार कम हो रहा है, कभी बराबर सा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, इन कुल मिला के इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इस डिफरेंस का क्या मतलब निकला, मेरा समझाने का क्या मतलब था, जैसे कि मान लो आप 2-3 धातुओं को गर्म कर रहे हो, है ना, इधर से कॉपर, इधर से आयरन, क्रोमियम, निकल, जो भी है, आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना, ठोस मिश्रण बना लिया, गर्म करके इनको बॉईल करके इनका पेस्ट बना लिया। तो अब ये क्या करेंगे, जब इनको ठंडा करोगे तो ये मतलब इनके स्थानों में समा जाते हैं। समा जाने का मतलब क्या है, इनका आकार लगभग बराबर का है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल जाल बन रहा था,
ठीक है। अब आयरन के अंदर आपने क्रोमियम मिला दिया है या कुछ को निकल वगैरह मिला दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये Fe है तो इनके बीच में निकल आराम से समा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका आकार लगभग बराबर चाहिए, तो ये इसके बीच में आकार स्तन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार ये मिश्र धातु बन जाएंगी, यानी कि मिक्स की धातुएं जिनके अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल ऐसी प्रॉपर्टी एक साथ पाई जा रही है। अब पाए जाने का कारण समझ में आना चाहिए। ये तो पता है कि बनते हैं, ये भी पता है कि ये मिलते हैं इसलिए इनको कहते हैं, लेकिन रीज़न पूछ ले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने क्वेश्चन डाला है, समझो आप बात को, मैंने क्वेश्चन बना दिया इसका। समझाइए कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, क्यों क्यों करती हैं भाई? देखो आंसर भी, मैं आपको आंसर भी दे दिया इसका। क्योंकि इसके परमाणुीय आकार लगभग समान आकार के होने के कारण ये क्रिस्टलीय जालक में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए ठोस विलयन व मिश्र धातु बनाते हैं। ठोस विलयन का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि इनको ऐसे थोड़ी ना है कि इधर से कॉपर का टुकड़ा लाया, इधर से आयरन का टुकड़ा लाया, क्रोमियम का टुकड़ा लाया, ऐसे इनको मंतर फेर रहे हैं कि लो भाई मिल जाओ। गर्म करना पड़ता है, मेल्ट कराते हैं, तब जाके ठोस विलयन बनता है। कहने का मतलब आप समझ गए। अब ध्यान दो, इधर मिश्र धातु बन गई। उदाहरण के लिए आयरन में क्रोमियम, वेनेडियम, एमएन, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आदि मिलाते हैं, और स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि कड़क स्टील, यानी कि वो ऐसे उसमें बैंड नहीं होता, मुड़ता नहीं है, मुड़ता है तो टूट जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना डी ब्लॉक ख़त्म हुआ। ये डी ब्लॉक की कहानी ख़त्म हुई भैया। आशा करते हैं ब्लॉक की जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब डी ब्लॉक की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप डेली पूछ रहे हो वैसे आप पूछते रहो, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको लिंक दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम अब आप मेरे सामने फेस करोगे। तब तक के लिए हमको चाहिए विदा, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।